प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इंतखाबात इल्तवा केस, अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बेंच की तश्कील और इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट मंगल को महफूज शुदा फैसला सुनाएगी। मुल्की सियासत का महवर सुप्रीम कोर्ट बन गई। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर कानूनी मामलत की बजाय बेंच मेंबरान पर भी एतराज करते रहे। सेक्रेटरी दिफा की और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना की भी अदालत को मुतमईन करने की कोशिशें। इलेक्शन कमीशन वकील इरफान कादिर और चीफ जस्टिस में क्या अहम मुकालमा हुआ, आज इस हवाले से इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क संगीन सूरत हाल से दो चार, विफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का शदीद टकराव। वजीर आजम ने मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के मनाफी करार दे दिया। 3 जजेस मुल्क को आमरीत की दलदल में धकेल देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बड़ा खदशा जाहिर कर दिया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब विफाकी काबीना का हंगामी इजलास, सदर आरिफ अलवी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काबीना इजलास में क्या फैसला हुआ, इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने मुल्क में मार्शल लॉ से मुतालिक चहमगोइयों को यकसर मुस्तरद कर दिया। जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की तरदीद। बाजवा को एक्सटेंशन ना देने पर नवाज शरीफ की तारीफ कर दी, अपनी गलतियों का भी इतराफ किया। क्या क्या कहा और उन्होंने, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे मुनीफ फारूक, सीनियर एंकर पर्सन है और कानूनी उमूर पर भी इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन है। इनसे आज के दिन में जो ये पूरी समाअत हुई और एक इम्पॉर्टेंट केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्लास साहब मुनीब, हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। आज का दिन ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? स्टार्टेड ऑफ विद अ लॉट ऑफ केओस, और जैसे पूरे वीकेंड पे ये बात होती रही कि मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसला आएगा। एक तो फैसला महफूज कर लिया गया, फिर जो सारा दिन जजेस के रिमार्क्स रहे और जो कार्रवाई थी, किस तरह से उसको देख रहे हैं? मुझसे अगर पूछे ना, एक लफ्ज होता है बुली करना किसी को, बैटल ऑफ बुलिंग। इट्स अ बैटल ऑफ बुलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। कि हुकूमत ने जो भी आज का दिन देखें, सारा दिन दे हैव बीन बुलिंग द कोर्ट। और आप इनको स्टेप्स को अगर रीड करना शुरू करें ना, आप इनको फॉलो करें, तो दे आर सेंडिंग मैसेजिंग, ये उनको मैसेजेस जा रहे हैं उस बेंच को, जो 3 मेंबर बेंच है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, ताकि उन पर थोड़ा सा दबाव रहना चाहिए, प्रेशर रहने चाहिए। और क्योंकि आज फैसला उन्होंने लिखना होगा, रात को तीनों जजेस ने बैठना होगा, डिस्कशन करनी होगी कि हमने किस साइड पर जाना है, नहीं जाना। लिहाजा आप उसको नोट करें। वहाँ से उन तकरीरों से शुरू किया उन्होंने, ये उनकी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, फिर सुप्रीम कोर्ट में देखें इरफान असगर साहब, आज़म तारड़ साहब, अटारनी जनरल साहब, उन्होंने वहाँ पर बेंच को डराया, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे दबाव जो थे वो इस्तेमाल किए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। जो ही उन्हें लगा कि बेंच ने कल फैसला देना है, तो साथ में देखा उसके बाद ये आ गए अपने बिलावल भुट्टो साहब आ गए। उन्होंने एक तरह की उन्होंने बुलिंग की है कि भाई साहब अगर आप ये करेंगे तो फिर ये मार्शल भी ये लग सकता है, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी भी लग सकती है। इवन आउटसाइड द कोर्ट्स जो वो होती रही, प्रेस टॉक्स होती रही। अच्छा, वो ये सारी बुलिंग के तरीके बता रहा हूँ, जो सरकारी मतलब ऑफिशियल बुलिंग है, उधर से भी होती रही है, दूसरी साइड से भी होती रही है। सो बैटल ऑफ बुलिंग जो मैंने कहा है, तो प्लस जो रही सही कसर थी, फिर उन्होंने शाम को कैबिनेट का इजलास बुला लिया, खबरें लागे फटे चल गए, कैबिनेट का जी इजलास हो गया, पता नहीं कैबिनेट को लॉ पास करने वाली है, कोई रेजोल्यूशन आने वाली है, कोई बिल आने वाला है, क्या करने वाला, वो भी स्टोरी है वैसे मेरे पास। अगले सेगमेंट में पूरी आपको सुनाएंगे कि 45 मिनट की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, वहां पे क्या कोई डिस्कशन है, वो भी बताएंगे। सो उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसकी तरफ सिग्नल्स भेजे हैं, मैसेजिंग की है, बुलिंग की है, जो डरा सकते थे, धमका सकते थे, उन्होंने डराया। अब उधर से क्या आ रहा है, वहां से उस साइड से इनका जो डिमांड थी, जिसपे मेरा ख्याल है बड़ी तादाद तक लोग वो उस हक में थे कि आपको अगर उससे क्यों खौफजदा हैं, बना दें, फुल कोर्ट बेंच बना दें। आपको क्या मसला है, मतलब है कि आप अपने आप को क्यों इस कंट्रोवर्सी में लेकर जा रहे हैं कि फैसला आए उसको तस्लीम ना किया जाए, या उसके बाद अगले स्टेप्स हैं। अब कोर्ट की तरफ से क्या बुलिंग आ रही है, कोर्ट से मुराद में ओवरऑल एक जनरल जो एनवायरनमेंट बन चुका है, जो उनको सिंपथाइजर हैं। आपने फवाद चौधरी साहब को सुना होगा, हमारे दोस्त को, उन्होंने कहा था आर्टिकल 6 लगेगा, उन्होंने सीधी उन्होंने थ्रेट किया। ये बुलिंग का, मैं बुलिंग के तरीके बता रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कौम जजेस के साथ खड़ी, एतजाज अहसन साहब ने अपने पुराने कोट टाई और मेरी तरह के उन्होंने निकाल नकूल के इस्त्री शिस्त्री करने में मौका मिल रहा है। अगर अदालत में कोई अटैक होता है, मैं फिर जजेस की मूवमेंट है ना, मैं लीड करूंगा। उन्होंने अभी से अपने को फिट करना शुरू कर दिया है। उनको मौका मिल रहा है लाइमलाइट में आने का, फिर 24 घंटे कैमरे लगेंगे उन पर, फिर जलूस होंगे, फिर जल्द से हमारी भी चांदी हो जाएगी मीडिया की। हालांकि शुरू से दिन के स्टार्ट से मैं सारी सिचुएशन को फॉलो कर रही थी, लेकिन जो इस वक्त आपने मंजर कशी किया ना, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि आज क्या, मतलब इट इज साउंड्स लाइक अ नॉवल, जिस तरह से आपने एक पूरा
इसको कहते हैं मंजर थिएटर कशी ऑफ की है। अपसर्ड, एक इंग्लिश में एक मुहावरा होता है थिएटर ऑफ अपसर्ड। सब पार्टीज तैयार हो गई हैं, माहौल अच्छा, हम भी बड़ा खुश हैं टीवी वाले। आजकल हमारे सबके तरह टीवी चैनल थोड़े कम देखे जा रहे थे, लोग और चक्रों में पड़ गए थे, टीवी से टॉक शो से या वैसे खबरों से दूर रहना शुरू हो गए थे, वो दोबारा ट्यून इन हो गए। मतलब क्राइसिस जो है ना हमें भी सूट करता है। तो पूरी कौम हम जहाँ पे जाए एक ही लफ्ज पूछे क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, सो हमारी भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है यकदम। प्लस हमारे शोज जो हैं वो ज्यादा देखने लग गए हैं, हमारे यूट्यूब के हमारे वो जो थी इनके हमारे शोज की जो इस पे आते टीवी के हैं उनकी बढ़ गई है, व्यूअरशिप बढ़ गई। सो ये क्राइसिस हमें भी सूट करता है, सबको सूट करता है। अब इसलिए आप ये कल के दिन पे वो हैं आंखें लगी हुई हैं कि कल का दिन जो है ये फैसला करेगा, डिसाइसिव होगा। हालांकि मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर हुकूमत का अगर ये फैसला आया भी सही हुकूमत के खिलाफ, जिसके चांसेस हैं कि कहीं कानून और आइन के तहत 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, कोर्ट कैसे कहेगी ना करवाएं। जो वो भी कह रहे थे कि 90 दिन के लिए आप उनको बिठा दें, फुल कोर्ट बिठा दें, उन जजेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कि हुकूमत चाहती है 90 दिन का अगेन इसमें इलेक्शन ना हो। अच्छा दूसरी बात, वो भी तो जजेस बैठे, नुसरत जवेद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हमारे सीनियर है, उन्होंने कहा आपकी चीफ जस्टिस साहब आपने आइन और कानून की हिफाजत का आपने हलफ उठाया हुआ है, आप 3 लोगों ने 3 जजेस ने, तो कुछ जनाब वहाँ 11-12 और भी तो हैं, उन्होंने भी तो हलफ उठाया हुआ है ना जजेस ने कि हमने आइन को कानून को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो 12-13 जजेस खिलाफ जाना चाहते हैं इलेक्शन के या आइन के खिलाफ, सपोजली आपने अज्यूम कर लिया, तो जाने दें, लोगों को देखने दें। नहीं माजी में ऐसी चीजें होती हैं, भुट्टो साहब की फांसी वाला कंट्रोवर्शियल फैसला था, आज तक है, और बाद में हमने देखे कंट्रोवर्शियल फैसले होते रहे, लोग जज करते हैं, तारीख जज करती है। आप उन 11-12 जजेस को तारीख के हाथों क्यों बचाना चाहते हैं? मतलब मेरा एक उस पर सवाल है, फुल कोर्ट मतलब ना बना के आप उन 12-13 जजेस कुछ बकौल आपके असम्पशन है ना कि ये फेलो जजेस जो है ये आइन के कानून के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के खुदा ना खास्ता वो जाएगी, उस पर लोग बातें करें, करने दें। ठीक है, मतलब 12-13 लोग तो है ना, उनको एक्सपोज होने दें, लोगों को जज करने दें, उनके नाम सामने आने दें, एंड लेट्स सी हाउ द सिस्टम जज देम, उनको कैसे जज करती ठीक है। है क्लास साहब, मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मुनीब फारूक हाँ, हमारे साथ प्लीज, मौजूद हैं। मैंने उनका टाइम ले लिया, जरा उनको वो सीनियर एंकर पर्सन है और कानूनी जो उमूर बड़ा है उस पर खूबसूरत भी तबसरा महारत करते हैं रखते हैं। बात जी से। बिल्कुल, वेरी आर्टिकुलेटेड कन्वर्सेशन की होती है और जो भी एनालिसिस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मुनीब, आज की जाहिर है जो खबर है वो आज के दिन की जो पूरी हेयरिंग थी और उसमें जो जजेस के रिमार्क्स रहे और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसको जो उनके आर्ग्यूमेंट्स रहे, तो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं और कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त ये है। बहुत शुक्रिया आपका रोकता साहब। देखिए गुजारिश ये है कि हालात तो अब ये हमें मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत नहीं है कि कशीदा है, बिकॉज वो तो गिवन है। लेकिन इसके अंदर जो एक बदकिस्मत पहलू है जो सामने आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तफरीक थी वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है और वो एक तफरीक अपनी एक बड़ी बदनुमा शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और अगर ये तासुर मिल रहा है कि आइन के ऊपर जो अमलदारी है वो सिर्फ 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ही करवाना चाहते हैं, तो क्या हम ये समझें कि बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुदा न खास्ता आइन से इनहराफ चाहते हैं? सबसे बुनियादी बात यह है कि वाकई ये बात, इस पर कोई दूसरी बात है ही नहीं कि आइन के अंदर मौजूद है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं नगर रोज के अंदर। लेकिन जो हुकूमत का इस्तदलाल है वो उसमें वजन ज्यादा हो या कम, लेकिन एटलीस्ट उसे एडजुडिकेट करने के लिए, उसे सुनने के लिए बहुत अच्छा होता अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब सारी कोर्ट को बिठाते। और मेरे ख्याल में ऐन मुमकिन है कि फैसला जो है वो एक भारी तनासुब से यही आता कि आपने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं कम वोट में। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब इस बात से गुरेजा रहे हैं और अब अगर मैं ये कहूं कि खुदा न खास्ता वो खाइफ हैं अपने साथ बाकी जज साहबान को बिठाने से, तो उससे तासुर यही जन्म ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस साहब उनका एतमाद खो चुके हैं और खुदा न खास्ता वो चीफ जस्टिस साहब का एतमाद खो चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये बड़ी बदनुमा किस्म का दौर है और इससे बहुत ड्रास्टिक इम्प्लीकेशन इसकी होगी। और मेरे लिए परेशान कुन बात यह है कि अगर रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्योस होगा, क्योंकि ये भी तारीख होगी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी साहब से इक्वेट किया जा रहा है मामले को, तो ये याद रखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब पर जब उन पे कंटेम्प्ट लगी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये डिवीजन मौजूद नहीं थी। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के परों तले तमाम
जज साहिबान, या अगर मैं ये कहूँ 80-90% जज साहिबान बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की तरह उन्हीं के रंग में रंगे हुए थे और उन्हीं का ख्याल अपने साथ रखते थे। आज का सुप्रीम कोर्ट और उसके सीनियर क्यूने जज, उनसे जो दूसरे नंबर पे जज हैं, फिर और बहुत से जज साहिबान, वो मौजूद चीफ जस्टिस साहब से अपनी राय मुख्तलिफ रखते हैं तरीका कार के ऊपर और जिस तरह से उन्होंने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया है उसके ऊपर। लिहाजा अब शायद अदालत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो ये बेंच ना सिर्फ पहला फैसला जिसके ऊपर पूरी हुकूमत एतराज करेगी कि ये दुरुस्त तरीका कार से नहीं लिया और हमारी इस्तदा नहीं सुनी गई, हमें शामिल नहीं किया गया, हमारी बात नहीं सुनी, बेंच नहीं बनाया बड़ा, फुल कोर्ट नहीं बनाया, उसके साथ अगर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी किसी स्टेज पे शुरू करते हैं तो वो भी होगी। और लेकिन एक बात, जवाब मेरा लंबा हो गया, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि बहुत डिपेंड करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जवाब क्या है। अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात कह दी है कि हुजूर बहुत शुक्रिया, हम ये काम नहीं कर सकते, वी आर ओवर स्ट्रेच्ड, तो ऐसा कोई हुक्म जो कि उनको मजबूर करता है कि नहीं आप ये करिए, क्या वो हुक्म नाफिजुल अमल होगा, क्या वो काबिल अमल होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले 24 घंटों में हमें मिलेगा। बड़ा आपने तफसील से मुनीब पूरे इस सिचुएशन को, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपने बड़ा इसको आसानी से हमें समझाया है। आपको ये नहीं लग रहा कि ये सिचुएशन हमारी सियासी लीडरशिप जो है मुख्तलिफ अदवार में अपने इंटरेस्ट बेस्ड ये चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को ये अडॉप्ट करते रहे हैं? मतलब जब इनको सूट करता है तो चीफ जस्टिस के पेट्रन इन चीफ भी बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्टर भी बन जाते हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब, हिस्ट्री का जबर देखें या रेपुटेशन ऑफ हिस्ट्री देखें, जब गिलानी साहब पे तौहीन अदालत लग रही थी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे ये सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे, उन्हीं को सपोर्ट दे रहे थे, अगर आपको याद हो। आज हम देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है और इमरान खान साहब ने अडॉप्ट किया हुआ है, वो सारी सपोर्ट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो हमारी रूलिंग लीड जब यहाँ पे पावर में होती है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। आपको याद हो कि इमरान खान साहब की भी रही, जरदारी साहब, गिलानी साहब की भी रही, अब शरीफों की भी हो रही है, इनकी माजी में भी रही है। आज इमरान खान साहब दूसरी साइड पर खड़े हैं। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि ये तो अडॉप्ट कर लेते हैं जब इनको अपना एजेंडा, इनको ये मीट होते मिले। तो ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो माजी में हमने देखा है कि ये गिलानी साहब और जरदारी साहब के खिलाफ खड़े थे, आज उन्हें लगता है कि इमरान खान उनके साथ खड़ा है। आप इसको कैसे देखते हैं? साहब जिस बात की निशानदेही आपने की सर, वो तो एक ऐसी तल्ख तारीख है जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता, और ये तारीख की सितम ज़रीफ़ी है, क्योंकि तारीख मैं समझता हूँ हैसियत एक तालिब इल्म के कि वो बहुत बेरहम हो जाती है, इसलिए कि जो उसके अंदर तहरीर हो जाता है या जो चीज वो अपने अकाउंट में रख लेती है वो फिर तबाहकुन होती है और बहुत सी मुनाफिकतों को वो जाहिर कर देती है जो हालात पैदा हो जाते हैं उनके ऊपर। ये भी एक मुनाफिकत है जो कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने की। आज अगर मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज है और सर पीट रही है कि देखिए ये सुओ मोटो बड़ा गलत है, तो इफ्तिखार चौधरी साहब की उस जुडिशल एक्टिविज्म और जो उसका एक काला धब्बा था उस जुडिशल एक्टिविज्म का, उसको ना सिर्फ सपोर्ट करने वाली, उसको तकवीयत देने वाली जो उसका सियासी विंग था वो मुस्लिम लीग नून थी। और मुस्लिम लीग नून ने दुरुस्त कहा आपने कि गिलानी साहब के मामलात के ऊपर और मामलात के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट के साथ वो उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली दीवार है उसके पास बैठ के वो अपनी सियासत करते रहे। लेकिन तारीख की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज वो रिसीविंग एंड के ऊपर है। बल्कि आपको याद होगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मुनीब, कि ये तो काले कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब मेमो गेट पे ये तो उनको गद्दार डिक्लेयर करवाने गए थे हुसैन हक्कानी साहब के लेटर को लेकर कि इनको गिलानी साहब को, जरदारी साहब को, इनको ये गद्दार डिक्लेयर करें, सिडिशन केसेस, आर्टिकल 6 बला बला के इन्होंने मुल्क के साथ इन्होंने लेटर लिखवाया है। तो ये फौज के हवाले से, मुल्क के हवाले से, और बड़ी कामयाबी से कमीशन बनवा के भी लौटे थे सर ये दोनों भाई जो हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है रऊफ राजा साहब, और ये तो ऐसा तल्ख वो एक तारीख है जो कि कोई इससे मुंह नहीं छुपा सकता। लेकिन आप देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं विद फुल गारंटी, पता नहीं मेरी लाइफ टाइम में उस वक्त हो या ना हो, लेकिन एक बात है, आज से कुछ अर्से बाद इमरान खान साहब भी कहेंगे कि यार ये जजों ने ये जो काम है सुओ मोटो वाला, ये बड़ा गलत है और ये बड़ा गलत है। कुछ अर्से पहले वो कह रहे थे, वो कहते थे नहीं, वो वजीर आजम के तौर पर तकरीरें करते थे कि कानून, 2 कानून है पाकिस्तान में। ये लोगों को देख, जब आप याद होगा नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया था और उनकी जमानतें 50 रुपए पेपर, उस वक्त सख्त उन्हें तनकीद की हुई है। इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे ये बातें कहते थे जो आप कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखिए कि फिर क्या नतीजा निकलेगा कि ये जो मुनाफिकतें हैं हमारी माजी की, ये तो ऐसी बदनुमा चीजें हैं, बदनुमा बातें हैं, ऐसी बदनुमा चीजें हैं
कि वो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऐसा जुल्म किया हमारे मुल्क में सियासतदानों ने कि उन्होंने अपने नजदीकी फायदे को देखने के लिए रियासत का दूर का नुकसान कर दिया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारा सुओ मोटो और ये जो उसके बाद फिर बदनुमा दौर गुजरे, जैसे साकिब निसार साहब का इज्जत के मोहतरम है, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका दौर बदनुमा दौर था। ये कोई काम तो नहीं था ना जी चीफ जस्टिस का कि वो जाके बर्तन फेंके उठा के और कहे, प्राइवेट अस्पतालों में जाके लोगों को ब्लैकमेल करे। PKLI जैसे इदारे के अंदर वो बेचारे प्रोफेसर सईद अख्तर साहब, उनको ख्वार किया, जलील किया उस शख्स को, जो कि बाहर की नौकरी अपने पैसे छोड़ के आए और पाकिस्तान के लिए कुछ करने आए। ऐसे लोगों को अपने भाई को फेवर करने के लिए उनको जलील किया, उनको ख्वार किया। ये कोई काम करने वाले तो नहीं थे, लेकिन ये किए गए। और फिर उन तमाम चीजों को बड़ी आसानी के साथ सब किसी ने कहा नहीं बड़ा अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो बड़ा कमाल काम हो रहा है। लिहाजा ये वो कहा जाता है ना जी कि हाथों से बांधी हुई घेरे जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। ये तो वो वक्त है। अच्छा, आपको कल का क्या आप फोर्स ही कर रहे हैं कि मतलब ये लग रहा है कि फैसला जो है इलेक्शन के हक में आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है जिस पे वो सुप्रीम कोर्ट वो दे। हुकूमत उसमें डिफेंस में अगर जाती है जैसे आप बता, हालांकि मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने आज बुली करने की कोशिश की है कि वहाँ उन्होंने तकरीर की, शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर कर दी, फिर उसको आजम तारड़ साहब, फिर इरफान ये कादिर साहब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई झगड़े, फिर कैबिनेट का इजलास बुला लिया, फिर बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली। एक तरह की मैसेजिंग की गई सुप्रीम कोर्ट को, जब अभी वो बैठे फैसला कर रहे होंगे हमने कल क्या फैसला देना है। सो मैसेजिंग की तो कोशिश की है, बुली करने की सुप्रीम कोर्ट को कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है, आप प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, कि हुकूमत इस लेवल तक नहीं जाएगी कि डिफेंस करे और गिलानी साहब की तरह अपने आप को डिसक्वालीफाई करा बैठे और इमरान खान साहब का काम आसान करे। आज रात तक तो वो बुली करते रहेंगे, लेकिन कल कोई फैसला ऐसा आया तो कोई ना कोई कानूनी रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे, रिव्यू में जाएं या उसके इलेक्शन कमीशन को आगे कर दें, या जैसे आपने कहा डिफेंस मिनिस्ट्री को आगे कर दें। तो ये एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे कि अपने आप को डिसक्वालीफाई करवाए ये शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान का काम आसान करें। डू यू एग्री विद मी असेसमेंट सर? गुजारिश है काजी साहब के, मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि शायद डिस्क्वालिफिकेशन कंटेम्प्ट के अंदर इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब ये वो उस हम ख्याल सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि कानून एक ऐसा है जो कि दोनों ऐवानों से पास हो चुका है। वो असेंट के लिए उसको सदर साहब 20 रोज तक इंतजार करवा सकते हैं। वो कानून इस असनाम जब बन जाएगा तो वो अपील का हक तो दे देगा हुकूमत को इस फैसले के खिलाफ, और जब अपील होगी तो नेसेसरीली अपील के अंदर वो जज साहबान तो नहीं होंगे, क्योंकि रिव्यू नहीं होगा, वो अपील होगी। और अगर अपील है तो फिर अपील के अंदर उसूल यह है कि जिन जज साहबान ने फैसला किया होता है वो नहीं बैठते, उनके फैसले के खिलाफ बड़ा बेंच बनेगा और उसमें कुछ जज साहबान और होंगे। अब अगर वो होगा, उससे पहले कि अगर वो अलग बात है कि कोई और चैलेंज कर दे उस कानून को और वो अदालत उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दे, वो एक और बात है। लेकिन हुकूमत के पास भी एक कानूनी रास्ता अभी भी लगता है कि बचा हुआ होगा और हुकूमत इसी के ऊपर चलना चाहेगी। लेकिन मुझे अब तक के हालात, हमारे मुल्क में आपको पता है हालात बदलते में भी तब्दील पता नहीं चलता, लेकिन अब तक की जो मेरी सेंस है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो हुकूमत के साथ ही खड़ी है और जो मामलात है वो हुकूमत के साथ ही है, और यही है कि भाई हम ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ये काम हम नहीं कर सकते, बहुत शुक्रिया, ये काम सियासतदानों का है, कंसेंसस कीजिए, वक्त का तयन कीजिए और करा लीजिए। अभी तक तो ये हालात है। अच्छा सर, आप लाहौर बैठे हुए हैं, पिछली तहरीक भी हमने देखी जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट की, ठीक है मरकज या वहाँ पे उसका ट्रिगर इस्लामाबाद में हुए थे वाकयात, लेकिन मेन मूवमेंट जो हमने देखी लाहौर में ज़्यादा मतलब एग्रेसिव चलाई गई थी, जिसको एतजाज़ अहसन साहब, फिर बाद में बाकी लोग भी थे, उन्होंने आके उसको लीड किया। कल अगर फैसला ऐसा आता है हुकूमत मानने से इनकारी हो जाती है, आप देख रहे हैं कि एतजाज़ अहसन साहब ने तो सुने अपने कपड़े जूतों को दोबारा निकाल दिया, उन्होंने को इस्त्री शिस्त्री को पाला शाला फिर कर लिया है, कह भी रहे थे मैं दोबारा जजेस मूवमेंट को लीड करूंगा। हालांकि आज तक पिछली जजेस मूवमेंट के वो खुद सेनेट में कहा था कि जिन ये वकीलों ने उस वक्त मूवमेंट लीड की थी इफ्तिखार चौधरी साहब के जजेस रेस्टोरेशन की, ये मैंने खुद सुनी है उनकी तकरीर, उन्होंने कहा जनाब कि उन वकीलों ने करोड़ों रुपए कमाए थे, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने केसेस लिए और चीफ जस्टिस अदालतों के नाम पर पैसा बनाया उन्होंने, मैंने नहीं बनाया उन्होंने कहा। तो आपको लगता है एतजाज़ अहसन साहब एक नई तहरीक जो है वो लॉन्च कर सकेंगे उतनी ही फोर्स के साथ, पावर के साथ, जितनी उस वक्त की थी, और उस वक्त की कोई शरीफों का फायदा था लिहाजा वो सपोर्ट कर रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट को, अब इमरान खान साहब को फायदा हो सकता है, आपकी दफा इमरान खान साहब एतजाज़ अहसन साहब को सपोर्ट करेंगे सर? डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी कि आपके वकील भाई जो है दोबारा आएंगे?
बिल्कुल इसकी इसको इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। एक वजह यह है कि रोकता साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल भी डिवाइडेड है। वहां उसका कोई मुतफिका फैसला या वो मौकफ नहीं होता। अभी मेरी कुछ देर पहले आबिद साकी साहब से गुफ्तगू हुई तो वो यही कह रहे थे कि ये कोई तरीकाकार नहीं है जो हुकूमत ने अडॉप्ट किया है, तो वहां एक डिवीजन है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट बार है, वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सोच के बिल्कुल वो गिरफ्त में है, और उनका भी मौकफ यही है कि आईनी मामला है और उसको आइन की पासदारी होनी चाहिए और उसी तरह से मामला चलने चाहिए। और बार काउंसिल की अब ये मुझे एग्जैक्ट डिवीजन तो नहीं पता कि कितने खिलाफ है, लेकिन वकला बरादरी जो है उसके अंदर ये चीज पाई जाती है और एक सेंस पाई जाती है कि जो अदलिया है उसके साथ खड़े हुआ जाए। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त था वो एक रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी थी, क्योंकि एक फौजी डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस को फारिग किया था। आज जो हालात है वो आइन के ऊपर अमलदारी के हैं। क्या आज वकला निकलेंगे और उस जोशो खरोश से निकलेंगे और ऐसी तहरीक बनेगी? तो ऐसी सूरत में फिर एक काम होता है कि कोई ना कोई कैजुअलिटी बनता है। रऊफ साहब, इस सारे चक्कर में मुझे जो कैजुअलिटी है वो पीडीएम की हुकूमत भी बनती हुई नजर आ रही है किसी स्टेज पर। क्योंकि देखिए, अगर हालात बहुत खराब हो जाए और किसी के काबू में ना हो तो फिर यही कहा जाता है ना कि भाई सारे प्लेयर जो है वो जाके पवेलियन में बैठ जाए, क्योंकि तो आप समझते हैं मुनीब, आप मुनीब समझते नहीं, ये तो सूट करता है इनको, क्योंकि एक साल में हुकूमत नाकाम रही है, जो वादे किए डिलीवर नहीं कर सके, महंगाई बढ़ गई, डॉलर ऊपर चला गया, आईएमएफ ने उनसे अपने केस से सेटल कराए, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान पर चली हुई है, जिसकी वजह से ये सारे भागे हुए हैं इलेक्शन से। तो ये तो सूट करेगी इनको कि साल 6 महीने के लिए कोई दरमियान में स्टॉप गेट कोई आज अरेंजमेंट्स आ दें तो फिर हम 1 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। ये तो चीज़ जो आप कह रहे हैं ये तो इसको जी बिस्मिल्लाह करेंगे, हुकूमत भी कर ली, केसेस भी खत्म करा ले, वजीर आजम का नाम का ठप्पा भी लग गया, साल भी चला ले, आए जी लगाएं जी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन खुदा ना खास्ता लगाने आओ, ये तो इनको सूट करेगी ये चीज़ सर इस वक्त। बिल्कुल रऊफ साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी शक्ल क्या बनती है। अभी हमें उसकी शक्ल का नहीं पता, हम सिर्फ मुमकिनात पे बात कर रहे हैं, थोड़े स्पेकुलेटिव होकर बात कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, हो सकता है कल इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अपना जवाब दिया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस तरह ना है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नहीं जी वो कहेंगे कि बस 30 को इलेक्शन आपने करवाना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई मिडिल ग्राउंड निकाल देकर अपने फैसले के अंदर, हो सकता है वो दोबारा ये मामला पार्लियामेंट के ऊपर भिजवा दे, छोड़ दे के लिए करने को वी कांट 100% तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात जरूर लिखेगी कि इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो जो शेड्यूल है उसको इस तरह से तब्दील करे। वो ये कह देंगे कि ये काम एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट में होना था, और ये मेरा जाती मौक़िफ़ भी था कि इलेक्शन कमीशन के सामने आपने एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश नहीं करवाने, वो नहीं कर सकते डिसाइड। आपने ये काम किसी और फोरम पे कराना है और पॉसिबली सुप्रीम कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला तो गया है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट की इस्तदा मान ले कि हाँ जी हमने देखा है, रिपोर्ट्स को देखा है तो ये है, तो चले अभी नहीं हो रहे तो आप 1 महीने बाद। ये चांसेस हैं कि ये चांसेस हैं जिस पे लिखा भी था तरमनीला साहब ने, बाकी ने उस पहले बेंच में कहा था कि हाई कोर्ट्स केस सुन रही थी, उनको फैसले करने दें, तो मुमकिन है पिटीशन को रेफर कर सकते हैं कि जनाब क्योंकि केसेस वहां पे सुने जा रहे थे, लेट देम डिसाइड कि वो डिसाइड करें कब होने, कैसे होने, पावर्स हैं या नहीं है। बिल्कुल मुमकिनात में से तो है, लेकिन नौफर साहब मेरे ख्याल में वो बात बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि 1 मार्च का चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ये करते वो मामला शायद अब पीछे रह चुका है। मुमकिन देखिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर मुनीब भाई, लास्ट क्वेश्चन बड़ा अहम सवाल मैंने आखिर पे आपके लिए रखा हुआ था। ये शरीफ फैमिली जब पावर में होती है, इक़्तिदार में होती है, इनके पास बड़े टूल्स होते हैं, और आपने भी जैसे अपनी गुफ्तगू में कहा कि माहौल बन चुका है, 97 वाला माहौल बन चुका है। वहीं पे चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब वो भी इसी तरह फैसले दे रहे थे, वो किसी से नहीं संभाले जा रहे थे, और उसके साथ सदर साहब उस वक्त उनके साथ थे, जैसे आरिफ अलवी साहब आज सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि पीटीआई की वजह से। तो आपको याद होगा उस वक्त भी डिवीजन थी बेंच में, जिसका फायदा उठाया था, और उन्होंने क्वेटा बेंच से उन्होंने वहाँ फारिग करवा दिया था इनको, यहाँ चीफ जस्टिस साहब को, और आपको याद होगा 2 अदालतें लग गई थी। अभी भी चांसेस मतलब 19-20 तो सूरत हाल वही लगी हुई है। लग तो ये है कि मतलब 13 वर्सेज 12 वर्सेज 3 जजेस केस चल रहा है। इस तरह का भी कोई काम हो सकता है जो इन्होंने 97 में जो वारदात डाली गई थी कि जजेस तकसीम है, जुडिशरी तकसीम है, सो लेट्स स्ट्राइक।
मैं उसकी इतनी क्रूड शक्ल तो अब नहीं निकल सकती रौका असद साहब, लेकिन उसकी बुनियाद तो रख दी गई है। जिस तरह इज्जत माब सीनियर प्यूरे जज काजी फाइज साहब जो कि इस साल चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं, उनकी जानिब से तो जो वो रजिस्ट्रार के हवाले से और उससे पहले जो उन्होंने बात कहा कि भाई ये 184(3) वाले मामला जो है इनको रोका जाए, क्योंकि अब उसके जब तक इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बन जाती या कानून रूल्स नहीं बन जाते, तो वो बुनियाद तो उसकी पड़ चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में अब इसकी जरूरत इसलिए भी नहीं रही कि ये चीज बेशक हम इसके ऊपर जितना मर्जी इसके ऊपर कपड़ा डाल लें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे चीफ जस्टिस साहब और ये दो मखसूस मौजूद जज साहिबान, ये एक हम ख्याल बेंच है और एक हम ख्याल बेंच का तासुर भी है। ये हम ख्याल बेंच और खासतौर पर इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब जो लार्जर बेंच है या फुल कोर्ट बनाने से गुरेजा है, खाइफ है, तो ये तासुर अब मेरे ख्याल में इतनी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ये हर एक को पता है कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि जो ये हंगामी और अनयूजुअल वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया रात गए, उसमें क्या फैसले हुए और क्या ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं, किस किस हवाले से फैसले लिए गए हैं, जरा इनसाइड स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, ये जो वफाकी काबीना का हंगामी और अनयूजुअल इजलास हुआ है अभी, इसमें क्या फैसले, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? ये बड़ी एक अहम स्टोरी है जो आपने जिसका सवाल पूछा है कि कैबिनेट का भी थोड़ी देर पहले इजलास जो है ना ख़त्म हुआ है, तो इसमें दो बड़े फैसले किए गए हैं। मेरी किसी सोर्स से बात हुई है कैबिनेट के, वेरी अथेंटिक। दो टॉपिक थे, दो एजेंडे थे, 45 मिनट ये मीटिंग जारी रही है, सो लंबा चौड़ा कोई एजेंडा नहीं था। एजेंडे पे सिर्फ दो चीज़ें थी। एक जो काजी फैज़ ईसा साहब ने वो लेटर लिखा था कि जनाब के ये रजिस्ट्रार साहब जो हैं इनको वो किया जाए, विड्रॉ किया जाए, ये इस काबिल नहीं है, ये इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं जो इनके डोमेन में नहीं है। मतलब मैं मोस्ट सीनियर जज हूँ, तो मेरे फैसले को वो कर रहे हैं, वो अनडू कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। सो एक तो ये था एजेंडे पे, इस पर मैं थोड़ी तफसील बताता हूँ। साथ में जो बड़ी खबर है जो अभी तक सामने नहीं है, ये तो मेरा ख्याल चैनल्स पे शायद चल चुकी होगी ना कि उन्होंने कहा जनाब के चीफ इस पे बात हुई है। लेटर जो दूसरी बड़ी खबर है जो अब आपके साथ खबर शेयर कर रहे हैं कैबिनेट के अंदर से, वो ये है कि साथ में ये भी फैसला हुआ है, दो फैसले हुए हैं। एक तो ये है कि सदर साहब जो हैं उनको ये मैसेज भेजा जाएगा कि जनाब ये जो लॉ पास हुए हैं ना यहाँ पे अदालती रिफॉर्म्स के नाम पे, जो अब जिसकी बात मुनीब फारूक साहब ने भी की है कि अब उसको सदर साहब उसको रोक सकते हैं या उस पर साइन ना करें, असेंट कहते हैं इसको, असेंट ना दें बिल पे, कि इसको पूरी कानूनी शक्ल उस वक्त मिलेगी जब सदर साहब इस पर साइन करेंगे। जो इन्होंने पावर्स वो किए ना, इन्होंने या कट किए हैं या लिमिट किए हैं, सो मोटो की पावर्स रेगुलेट किया है। चीफ जस्टिस होंगे, कमेटी बनेगी सीनियर जजेस की होगी, अपील का हक दिया गया है, मतलब रिव्यू की बजाय अपील में चले गए हैं सारी चीज़ें। इनके लिए असेंट बड़ी ज़रूरी है सदर साहब की, फिर बनेगी, लेकिन वो उसको ये रेफर बैक कर सकते हैं, टाइम बाई कर सकते हैं, मिनिमम 15 दिन 10 दिन जो भी इनका है, एक टाइम दिया है 20 दिनों के करीब का। तो उस पर ये अभी से सदर को ये कहा जाएगा, मैं भी पब्लिकली कहा लिया उसमें कह दें, पार्लियामेंट में कह दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें कि सदर साहब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आप पार्टी ना बने, आपका काम नहीं है कि आप बैठ के उसमें फैसला करें कि हुकूमत गलत कर रही है सही कर रही है, आप एक डाखाने वाला काम है, आप इसको साइन कर दें। सो ये भी डिबेट हुआ है आज कि उसके बाद सदर साहब को ये एक मैसेज भेजा जाएगा। अब ये पब्लिक भेजते हैं या अदरवाइज भेजते हैं, ये कल ही आपके सामने नजर आ जाएगा कि आप इसमें रुकावट मत बने और ये मत इशू बने। वही सिचुएशन बन रही है जो उस वक्त थी। उस वक्त आपको फरूक लगारी साहब सदर थे और चीफ जस्टिस वो थे सजाद अली शाह साहब थे, वो अगेन और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम थे। ये दो चीज़ें। तीसरी एक और हुई है, मैंने उनसे पूछा, कैबिनेट में ये भी डिस्कशन हुई है कि कल अगर फैसला हमारे खिलाफ आता, मैं अपने सोर्स से पूछे, कैबिनेट इजलास में मौजूद थे, कि कल को फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, हुकूमत क्या करेगी? आज तो बड़ी बुलिंग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा जी हम नहीं मानेंगे या हम जनाब ये फुल बेंच या मार्शल लग सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, जो शाम तक आप देखते रहे। मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ें बताई कि हुकूमत ने सारा दिन इसी पे जोर लगाया कि इनको ज़रा दबाया जाए सुप्रीम कोर्ट को, ताकि इनको मैसेजिंग जानी चाहिए और कल का फैसला करें ना था ये सोच समझ के करें। उनका ये कहना था कि ये कल अगर फैसला हमारे खिलाफ आया हुकूमत के, तो ये दोबारा इजलास होगा, इसमें पीडीएम की सारी जमातें बैठेंगी, उनके लीडर बैठेंगे, फिर इसको आएंगे वकील आएंगे, इनके जो लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी हैं, वो ब्रीफ करेंगे उस फैसले पे। उसके बाद ही कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि हमने डिफाई करना है, फैसला देख के फैसला किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, हमने डिफाई करना है, हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, हमने लड़ाई करनी है, हमने अपील करनी है, हमने रिव्यू में जाना है, हमने बिल्कुल हाथ खड़े कर देने हैं या खुदा
खुदा न खासा कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन करनी है, तो वो ये कहते हैं कि आज के इजलास में इस पे कोई डिबेट नहीं। मैंने पूछा ना उनसे, मैं कि मेन चीज तो ये थी कि कल फैसला आने वाला है, तो आपकी कैबिनेट क्या करेगी। उन्होंने कहा ये दो चीजें बड़ी अहम थी। एक रजिस्ट्रार के हवाले से कहा गया है कि उस पर उनको स्ट्रेंथन करें, काजी फैज ईसा साहब जो कह रहे हैं उनको सपोर्ट दें, ताकि एक तरह की आके हुकूमत ने जब काजी फैज ईसा साहब के लेटर पर इम्प्लीमेंटेशन के मैसेज क्या किया है कि दे हैव स्ट्रेंथन द अदर ग्रुप, जो चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट एक ग्रुप है उसको स्ट्रेंथन किया है कि उसके हाथ जो हैं वो मजबूत किए गए हैं, कि इस वक्त हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ नहीं खड़ी हुई, वो जो उनके उसके बाद सीनियर जो हैं जो जज हैं, अगेन काजी फैज ईसा साहब हैं या बाकी दीगर ब्रदर जजेस हैं, उनके साथ खड़े। सो इतनी जल्दी में जो इजलास बुलाने का एक मकसद ये मैसेजिंग भी था कि जो दूसरा एक वहां पे ग्रुप है विद इन उसके जुडिशरी में, उनको बताया जाए कि हुकूमत अपनी तमाम तरह जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, आपकी कैबिनेट पावर्स हैं, आपकी पार्लियामेंट की पावर्स हैं, लॉ की पावर्स हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मेरी अभी भी रीडिंग है कि इतना बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स पे हुकूमत नहीं जाएगी। डराया है सारा दिन इन्होंने, लेकिन कल कोशिश करेगी कि ये कोई दरमियानी रास्ता निकालें। वो कहते हैं ना कि उसको पूरी कश्ती को रॉक द बोट नहीं करना, कि पूरा सिस्टम तबाह नहीं करना, खुद जेल में नहीं जाना, या अपने ऊपर वो नहीं लगवा लेनी, अगर तौहीन अदालत नहीं लगवा लेनी, और इमरान खान साहब का काम आसान कर। ये बड़े पुराने लोग हैं, ये बड़े पुराने घुरके हैं, ये वारदाती हैं सारे, बड़े बड़े, इनको 3-4 हुकूमतों को तजर्बे हैं। सो डराया है इन्होंने सारा दिन, लेकिन कल फैसला देखने के बाद ये कोई दरमियानी रास्ता, फाइनल स्ट्रेटजी जो है वाया भटिंडा पतली गली मल्ली जो है ना, ये जरा ढूंढेंगे कल। सो ये जो आज लोगों को माहौल नजर आ रहा है ना, मेरी रीडिंग है, मेरी रीडिंग बता रहा हूँ, कुछ लोगों से बात हुई है, तो कल इतनी बड़ी एक्सट्रीम आपको वहां पे हुकूमत की तरफ से इतना बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन नजर ना आए। कोशिश करेंगे सॉफ्ट करें और कुछ दरमियान में से रास्ता देखें, लीगल ऑप्शंस हैं उनको यूज किया जाए, रादर दैन कि बिल्कुल बिल्डोज करके हर चीज खत्म कर दीजिए। ठीक है क्लास साहब, अब कल आने वाले दिन में पता चलेगा कि हुकूमत की जो एक्चुअल स्ट्रेटजी वो क्या है। और इस वक्त प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।